सो हम पीछे प्लेटो ने एक बात को स्टार्ट किया था। उसने कहा था कि हमारा वजूद क्या है, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। ही टॉक्ड अबाउट थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। देन उसने कहा कि जो इस दुनिया में नॉलेज है वो भी रियल नहीं है, और जो हम इस दुनिया में मौजूद हैं वो भी रियल नहीं है। सो आपके पास जो अरिस्टोटल है, सिंपली उनका एक सिंपल सा आर्गुमेंट ये है कि जो प्लेटो ने सारी की सारी बातें की हैं वो गलत हैं। एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, या जो एम्पेरिकली हम जिस चीज को फील कर सकते हैं वो रियल है। सो कमिंग टू द मेन थीसिस, वो कहता है कि आपके पास अगेन द बेसिक प्रमाइज के मेटाफिजिक्स आपके पास वो है जो नेचर ऑफ रियलिटी को और एग्जिस्टेंस को बताती है। ठीक है। इस ब्रांच में इस पे प्लेटो ने भी बात की है। और एरिस्टोटल एरिस्टोटल इसको किस तरह से देखता है, वो कहता है कि दो चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट होती हैं। वो कहता है कि जिस तरह थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है उसको उसने दो में डिवाइड किया था। एक उसने कहा था कि आपके पास रियल वर्ल्ड है, यानी जो आउटर वर्ल्ड है, जो आपके पास नॉन टेंजिबल वर्ल्ड है। नॉन टेंजिबल मतलब जिसको हम देख नहीं सकते। एक आपके पास रियल वर्ल्ड है जो इस सॉरी जो हमारे सामने फिजिकल वर्ल्ड है। तो एरिस्टोटल क्या कहता है कि वो आपके पास दो कॉन्सेप्ट्स की बात करता है। वो कहता है सब्सटेंस एंड फॉर्म्स। वो कहता है कि हम जो मिल के बने हैं, फॉर एग्जांपल हमारा फ्लैश है, हमारे हाथ हैं, हमारी आंखें हैं, हमारे बाल हैं, ये जो सारी मिल के हमारी एक फॉर्म बनी है। ठीक है, ये रियल है, रूह होती नहीं है। ठीक है। हमारे अंदर जो एसेंस है वो होती नहीं है। जैसे कि वो देखे ना, वो कहता है सब्सटेंस रेफर्स टू द अंडरलाइंग एसेंस और नेचर ऑफ थिंग्स। अब कुर्सी है तो कुर्सी में जो चीज है वो आपके पास क्या होगी, लकड़ी होगी। ठीक है। उसके बाद उस लकड़ी होगी, फिर उस लकड़ी को हमने एक फॉर्म दी है। वो कहता है कि ये ही रियल है, अगर ये फॉर्म नहीं होगी तो हमारे पास कुछ और बचता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक डॉग की एग्जाम्पल लेते हैं। वो अरिस्टोटल कहता है कि सब्सटेंस रेफर्स टू द अंडरलाइंग एंड एसेंस और नेचर ऑफ थिंग्स। इन द केस ऑफ अ डॉग, सब्सटेंस वुड बी एसेंशियल डॉगनेस दैट मेक्स समथिंग अ डॉग। अब वहां पे जो आपके पास प्लेटो था वो ये कहता है कि डॉग की आपके पास एक फॉर्म है। ठीक है, जो यहाँ से एक एक्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। लेकिन वो कहता है कि आपके पास जो डॉग को डिफाइन कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसकी लेग्स हैं, उसके ऊपर फर है, उसके ऊपर फ्लैश है, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें हैं जो मिल के आपके पास एक फॉर्म बना रही हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म बना रही हैं। जैसे उसकी फोर लेग्स हैं, टेल है, बार्किंग है, लॉयल है, ह्यूमंस है। ये सारी की सारी, यानी हमने एक चीज़ जो बनाई है, उस चीज़ को बनाने में जो हमें कंटेंट लगा है, वो आपके पास क्या है कि वो सारे का सारा आपके पास, ठीक है, सारे का सारा आपके पास क्या है कि वो इस फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो इन अ नटशेल, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जो आपके पास रियल वर्ल्ड है वो ये फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक है। सो इन समरी, अ सब्सटेंस द नेचर ऑफ बीइंग a dog, the dogness that all dogs share, form the specific characteristics and attributes that make an individual dog unique, such as fur, legs, tail, and behavior. ठीक है जी। बहुत नहीं, वो कहता है कि आइडिया है ही नहीं। वो कहता है कि जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है सामने, दैट इज रियल। ठीक है। वो कहता है कि देर आर फोर कॉजेस। जब भी कोई चीज आपके पास बनती है उसके आपके पास फोर कॉजेज होती हैं। ठीक है। जिसमें वो कहता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फोर कॉजेस। फर्स्ट वो कहता है आपके पास मिट्स बनी होती है। देन उसके बाद आपके पास क्या है, दो फॉर्मल कॉज, कि उसके चीज का स्ट्रक्चर या डिजाइन क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद एफिशिएंट कॉज क्या है, कि एजेंट या फोर्स जिसके थ्रू आपके पास वो चीज बन रही है। फिर आपके पास क्या आता है, फिर आपके पास आता है द फाइनल कॉज, द पर्पज एंड गोल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अब सबसे पहले अगर हम मटेरियल कॉज की बात करते हैं कि ये वो मटेरियल या सब्सटेंस है आउट ऑफ विच समथिंग इज composed. For example, material cause of sculpture is could be marble, while material cause of house could be bricks and mortar. It answers the question what it is made of.
अब आपके पास, मैं आपसे पूछता हूँ कि एक कार किस चीज से बनी होती है? कार का मटेरियल क्या होगा? सारे लिखें। एवरीवन, एवरीवन वन प्लीज। आयरन, ठीक है। आयरन बिल्कुल ठीक बात है, आयरन। देन उसके बाद टायर होंगे, इंजन होगा, ठीक है। सो ये क्या है, उसकी मटेरियल कॉज है। अब सेकंड अगर हम चलते हैं फॉर्मल कॉज पे। फॉर्मल कॉज क्या होती है आपके पास? इट इज द डिजाइन पैटर्न और स्ट्रक्चर दैट गिव समथिंग इट्स स्पेसिफिक आइडेंटिटी और एसेंस। ठीक है। जिसमें हम देखते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल कंपोनेंट्स टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर फॉर्म और शेप। ठीक है। कि जब हम उसको अरेंज करते हैं टू गिव अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ शेप। फॉर इंस्टेंस द फॉर्मल कॉज ऑफ, वही जो आपके पास एक स्कल्पचर हम बनाते हैं, could be its artistic design, while the formal cause of house could be architectural blueprint. So it answers the question, what is its design? ठीक है। मटेरियल कॉज जिस मटेरियल से वो बनता है, फॉर्मल कॉज जिस स्ट्रक्चर पे हम क्या करते हैं उसको बनाते हैं। देन आता है आपके पास एफिशिएंट कॉज। द एफिशिएंट दिस कॉज refers to as the agent or force that brings something into existence, causes or causes it to change। अब हमारे केस में क्या होता है कि आपके पास एक प्राइम मूवर होता है, गॉड होता है जो सारी चीजों को बनाता है। लेकिन जब हम मटीरियलिस्टिक दुनिया की बात करते हैं तो इसमें आपके पास जो इंसान है जो उसको बना रहा होता है, जिस तरह से वो बना रहा होता है, तो वो आपके पास क्या होता है कि उसकी एफिशिएंट कॉज होती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास जो वो वही जिस कल्चर हम कह रहे हैं बना रहा है, वो बंदा जो उसको बनाने वाला है, वो आपके पास क्या होता है कि उसकी कॉज है टू केम इन टू द बीइंग। देन आता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल हमने जो एक चीज बनाई है, उसका आपके पास उसका पर्पस क्या है। ठीक है। एंड गोल क्या है? फॉर एग्जांपल हम कोई इस तरह की ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक चीज बनाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? ब्यूटी होती है। कार है तो उसका मतलब क्या होता है आपके पास? उसका मतलब ये होता है कि हमने यूज करना है फॉर जो फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट या हमारी फैसिलिटेशन के लिए उसको यूज करना है। ठीक है। सो फाइनल कॉज pertains टू द अल्टीमेट पर्पस, गोल और एंड टुवर्ड्स towards which something tends or strives. It represents the reason or intention behind the existence or activity of something। ठीक है। तो जैसे हम वो जो स्कल्पचर हमने बनाया है उसका मतलब है मोशन, कन्वे अ मैसेज और शेल्टर और अकोमोडेशन ऑफ inhabitants for a particular household। So it answers the question what is the purpose or the end goal। ठीक है। ये सब समझ आ गया आपको? चार कॉजेज की समझ आ गई सबको? किसी को समझ ना आई हो? ठीक है जी। सो आगे चलते हैं। एज इट इज इस पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फोर कॉजेज या थ्योरी ऑफ लॉजिक, या इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके पास एरिस्टोटल के, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन मस्ट आता है, सीएसएस में भी और पीएमएस में भी। अब इसमें आप फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वुडन टेबल, तो इसकी मटेरियल कॉज क्या होगी वुडन टेबल की? चलें सारे लिखें साथ साथ। वुडन टेबल की मटेरियल कॉज क्या होगी? वुड। और इसकी फॉर्मल का कॉज क्या होगी? स्ट्रक्चर। और इसकी एफिशिएंट कॉज क्या होगी? वो बंदा जो कारपेंटर उसको बना रहा है। ठीक है। एंड फाइनल कॉज क्या होगी? यूज। फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं डाइनिंग के लिए यूज करते हैं, वर्क के लिए यूज करते हैं, डिस्प्लेइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। सो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट, इसका मेन जो मेटाफिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो है एसेंस एंड एक्सीडेंट्स। अब वो कहता है कि एरिस्टोटल डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सब्सटेंस एसेंस, व्हाट इट इज, एंड इट्स एक्सीडेंट्स, इट्स इंसिडेंटल प्रॉपर्टीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं किस चीज से बना हूं, मैं फ्लैश से बना हूं। अब जो मेरी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? एक्सीडेंट्स होंगी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सिंपल है,
सिर्फ आपने इनके नाम याद करने हैं, साथ साथ आपने ये अभी नोट्स लेते रहना है। जैसे जब हमने एसेंस की बात की तो आपने उसके सामने लिखना है व्हाट इट इज मेड ऑफ, एंड एक्सीडेंट्स व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है। द एसेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफर्स टू इट्स फंडामेंटल नेचर एंड व्हाट इट ट्रूली इज। It encompasses the defining characteristics that make something and what it is, and without which it would cease to be itself. For example, again हम dog की देखते हैं तो like being a mammal having fur, four legs, a tail, and barking. These traits are essential to the nature of dog. ठीक है जी। उसके बाद एक्सीडेंट्स होते हैं जो प्रॉपर्टीज होती हैं that change without altering the object's identity. डॉग जो है उसका कलर हो सकता है, साइज हो सकता है, वेट हो सकता है, लोकेशन हो सकता है। इस तरह से और आपके पास चीज़ें होती हैं जो ओवर द टाइम आपके पास उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वेरी आर चेंज, दे डू नॉट अफेक्ट द एसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉग। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम देख सकते हैं कि आपके पास हमने अभी तक जो एक 3 से 4 बातें पढ़ी हैं। पहली बात ये पढ़ी है कि Aristotle believed in the existence of physical world, and secondly, he also believed in the 4 different causes. Then he differentiated between essence and accidents, और उसके लिए वो एग्जांपल देता है। वो कहता है लेट्स कंसिडर एग्जांपल ऑफ डॉग नेम मैक्स। Max essence includes being a mammal having 4 legs, a tail, and barking. These characteristics define him as a dog. However, Max accidents might include his brown fur color, मीडियम साइज, 20 किलोग्राम ऑफ वेट। तो इस तरह से हम एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स को, एसेंस और एक्सीडेंट्स को क्या करते हैं, आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। सो ये क्या था, इसका तीसरा कॉन्सेप्ट था। अब चौथा इसका जो मेजर कॉन्सेप्ट आता है मेटाफिजिक्स का, वो कहता है एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी होती है। एरिस्टोटल कहता है कि ऑल थिंग्स हैव बोथ एक्चुअलिटी, कि व्हाट दे एक्चुअली आर। अब आप यहाँ से एक चीज देखें कि वो सारी की सारी जो हमारे सामने चीजें मौजूद हैं उनको वो देख रहा है। एंड पोटेंशियलिटी व्हाट दे कैन बिकम। ठीक है। फॉर एग्जांपल अ सीड हैज द पोटेंशियल टू ग्रो इनटू अ ट्री बट इज ओनली एक्चुअलाइज्ड व्हेन इट एक्चुअली ग्रोस। ठीक है जी। मजीद इसको अगर हम देखते हैं, वो कहता है कि एक्चुअलिटी रेफर्स टू द करंट स्टेट और कंडीशन ऑफ समथिंग व्हाट इट ऑलरेडी इज। कहता है कि आपके पास जो अभी चीज है उसको देखती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास एक पर्स है या हमारे पास एक जग है। तो अभी जग जो हमारे पास सामने मौजूद है, जो हमारी एग्जिस्टिंग है, उसकी एंटिटी है या आइडेंटिटी है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास उसकी एक्चुअलिटी है। जिस तरह एक और एग्जांपल है कि एक सीड है। सीड हमारे पास जब हमारे सामने पड़ा होता है तो वो एक सीड होता है, वो ट्री बन जाता है तो वो एक ट्री एक्चुअलिटी होती है। उस ट्री से या उस सीड से हम क्या क्या बनवा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियलिटी। On the other hand, pertains to what something else has the capacity or capability to become in the future. It encompasses the inherent possibilities or latent abilities within an object or an entity. फॉर एग्जाम्पल एक सीड है, उसको हम लगाते हैं तो उसमें सारी की सारी वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं ताकि उससे क्या बन सके, आपके पास जो है वो एक दरख्त बन सके। उसके बाद अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कॉर्न है, विच इज़ द सीड ऑफ एन ओक ट्री। इन इट्स करंट स्टेट वो कहता है कौन के पास एक पोटेंशियलिटी होती है, वो एक मजिस्ट्रिक ओक ट्री में बन सकता है गिवन द राइट कंडीशंस। वो कहता है कि हाउ एवर अनटिल इट एक्चुअली जर्मिनेट्स, टेक रूट्स एंड बिगन्स टू ग्रो, द कॉर्न रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ पोटेंशियलिटी। कि जब तक फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं बच्चा होता है, या फिर कोई और एग्जाम्पल जो हमारे सामने मौजूद होती है, जब तक उस स्टेट में मौजूद होता रहता है वो आपके पास छोटा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बनते जाते हैं, यानी अपनी स्टेट को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा होता है। तो वो कहता है कि फिजिकल वर्ल्ड भी हमारे यहाँ ऐसी ही है। फिजिकल वर्ल्ड में आपके पास एक्चुअलिटी होती है और ये चेंज होती रहती हैं, फॉर्म्स चेंज हो होती हैं। तो वो कहता है कि फॉर्म्स हैं वो अनरियल, सॉरी, जो आपके पास जो बॉडीज हैं वो अनरियल नहीं होती, बल्कि वो क्या है, आपके पास रियल है। अब यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करवाता है द मेन कंपोनेंट। ठीक है। आपके पास प्राइम मूवर। वो कहता है कि यूनिवर्स इज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ चेंज एंड मोशन। वो कहता है कि ये जो यूनिवर्स है, अब इसमें एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी है, तो इसका मतलब है कॉन्टिन्यूसली इन चेंज है। ठीक है। जब आपके पास इन चेंज है
तो आपके पास क्या होता है कि जब ये कोई ना कोई ऐसी फोर्स तो है जो इस चेंज को रेगुलेट कर रही है। वो कहते हैं कि देयर इज अ प्राइम मूवर, अ डिवाइन बीइंग दैट इनिशिएट्स एंड सस्टेन्स द मोशन ऑफ कॉस्मोस विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इट। कहता है कि प्राइम मूवर एक ट्रांसेंडेंट एंड इटर्नल एंटिटी है that serves as the ultimate cause of motion and change in the universe. Unlike the objects and entities within the cosmos, प्राइम मूवर जो है वो आपके पास चेंज नहीं होता। अगर वो चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है सारी रियलिटी को कौन चेंज करेगा। सो यहाँ से वो जाता है आपके पास डिवाइन बीइंग पे। वो कहता है कि प्राइम मूवर इज ऑफन कंसीव्ड आर डिवाइन और गॉड लाइक बीइंग possessing attributes of perfection, eternity, and immutability. It stands outside the realm of ordinary existence, transcending time, space, and material limitation. तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अगेन जो अरिस्टोटल की फिलॉसफी में एक फ्लॉ हमें नजर आता है कि वो अपने जो टीचर है उससे इंस्पायर होके डिबेट को दोबारा जो है वो ट्रांसडेंटल वर्ल्ड की तरफ लेके जाता है। ज़्यादातर जो है इसमें आपके पास अरिस्टोटल को क्या कहते हैं कि रियलिस्ट फिलोसफर है। ठीक है, रियलिस्ट और एम्पेरिसिस्ट। ठीक है, ज़रा बताएं इसमें क्या रियलिस्ट का क्या क्या कौन होता है रियलिस्ट फिलोसफर। जो रियलिटी पे बिलीव करता है, रियलिटी जो है एम्पेरिकल वर्ल्ड पे बिलीव करता है। ठीक है, अब प्राइम मूवर क्या करता है, वो क्या करता है, इनिशिएट करता है मोशन को। ठीक है, वो जो हमने कॉजेज देखी हैं उनमें वन ऑफ द कॉज वाज कि आपके पास जो उसकी कॉज होती है, जो रीजन होती है। ठीक है, सो उसमें क्या है कि आपके पास एंटायर यूनिवर्स इन मोशन थ्रू इट्स इनहेरेंट नेचर, इट सर्व्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल मूवमेंट एंड चेंज विदाउट सेल्फ जो है वो चेंज अपने आप को चेंज ना करे। सो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि आपके पास अनमूव्ड एंड अनचेंजिंग होता है। अनलाइक द एंटिटीज विद इन द फिजिकल वर्ल्ड्स विच आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड फ्लक्स। वो कहता है कि ये जो हमारे पास सुपर नेचुरल एंटिटी है ये इस वर्ल्ड से बाहर रहती है। तो इस वर्ल्ड से जब आपके पास बाहर रहती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ क्या होता है, ये आपके पास जो चीज़ है कि आपके पास वो अपने आप को अनचेंजिंग रियलिटी में वो रखता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइम मूवर का रिफ्लेक्ट्स द थियोलॉजिकल व्यू ऑफ यूनिवर्स। थियोलॉजिकल थियोलॉजी क्या होती है, कौन बताएगा। फायदा आप बताएं, जिन्होंने कल की क्लास ली है वो बताएं टेलियोलॉजी क्या होती है। पर्पस ऑफ एनीथिंग या यूनिवर्स किस तरह से बनी है। तो वो कहता है कि द गोल मूवर सर्व्स एज द मेटाफिजिकल फाउंडेशन ऑफ ऑर्डर्ड एंड पर्पसफुल मोशन। तो उसने वो जो अपने पास जो कॉजेज हैं उनको मॉडिफाई सॉरी जस्टिफाई तो करना था, कौन उसको है। एंड ही ब्रिंग्स द आइडिया ऑफ दैट सुपर नेचुरल एंटिटी। दूसरा इसका आपके पास जो मेजर कॉन्सेप्ट है या मेजर आपके पास थीरी है, दैट इज थ्योरी ऑफ नॉलेज। नॉलेज को, स्टडी ऑफ नॉलेज को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ नॉलेज को हम क्या कहते हैं, कौन बताएगा। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं जी इसमें। यस, व्हाट इज सोर्स ऑफ नॉलेज, हाउ वी आर गेटिंग नॉलेज, एंड स्लाइड्स नहीं ना पढ़ी आप लोगों ने, व्हाट वाई हाउ, ट्रू और फॉल्स, गुड। तो वो कहता है कि आपके पास एरिस्टोटल नॉन एज एपिस्टेमोलॉजी विच एक्सप्लोर्स द नेचर सोर्सेज एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। अब एरिस्टोटल क्या कहता है कि emphasize the importance of empirical observation and sensory experience as the foundation of knowledge। ये और प्लेटो क्या सेम है या डिफरेंट है। प्लेटो ने क्या कहा था, प्लेटो ने क्या कहा था, कौन सा नॉलेज रियल होता है। ठीक है, उसने कहा था कि जो आपके पास रैशनैलिटी या रैशनल या आप सोचते हैं वो आपके पास क्या होता है, रियल नॉलेज होता है।
वो कहते हैं सेंसेशन। He believed that knowledge begins with sensation as human perceive the world through their senses। अब यहाँ से आप क्या करते हैं कि अब प्लेटो के साथ आप कंपैरिजन करना स्टार्ट हो जाएंगे। वो कहेंगे कि जी वो रैशनलिज्म की बात करता है, वो इननेट नॉलेज की बात करता है, वो कहता है कि नॉलेज हमारे पास पहले से मौजूद होता है। सो वो कहता है कि परसेप्शन, sensory perception lead to perception where individual organize and interpret sensory information to form coherent mental representation of external world। अच्छा, मैंने थोड़ी आपकी जो स्लाइड्स हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाई हैं, ताकि अगर पॉइंट में लिखा हो तो बाद में आपको नॉलेज याद नहीं रहता है। इसको एज इट इज़ भी आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही मोर देन इनफ है। तो उसके बाद वो नॉलेज को कैटेगराइज करता है इनटू डिफरेंट टाइप्स, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, व्हाट टू डू समथिंग, यानी आज जो हम बात करते हैं ये सारा का सारा उसमें वो अरिस्टोटल की हुई बात है। फिर वो ट्रूथ की बात करता है कि वो कहता है करस्पॉन्डेंस बिटवीन बिलीफ स्टेटमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या है कि मैंने एक स्टेटमेंट दी है और हमारे सामने जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है दोनों आपस में मिलती हैं, ठीक है। उसमें वो कहता है कि ट्रू रिफ्लेक्ट नॉलेज एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द वे थिंग्स आर इन द वर्ल्ड। वो कहता है कि हमारे सामने ये नहीं है कि हमने जो एक बिलीफ्स हैं, बिलीफ क्या है कि जी देयर कुड बी एनीथिंग। वो कहता है कि जो हमारे सामने ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, प्लेटो ने किसकी बात की थी? प्लेटो ने सब्जेक्टिव रियलिटी की बात की थी। तो ये ऑब्जेक्टिविटी, सो जो साइंस है, साइंस की बुनियाद जिसने रखी है वो आपके पास एरिस्टोटल है। साइंस में क्या होती है कि आपके पास रीजन होती है, जिसमें आपके पास साइंटिफिक स्टडी होती है। इसी अगले पॉइंट में आप देखें कि ही recognize the role of reasoning and intellectual reflection in acquiring knowledge। वो कहता है कि आपके पास rational thought allows human to go beyond mere sensation and perceive underlying patterns and relationship। वो कहता है कि उसने, ठीक है, यहाँ पे उसने आपके पास जो रीजन है उसका भी रोल जो है वो रिकग्नाइज किया है। ये आप देख सकते हैं जी, दो तरह की कैटेगरीज हैं। इस टेबल को एज इट इज आपने देख लेना है। वो कहता है एक तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज होता है कि जो आपके पास जो एबिलिटी है टू अप्लाई नॉलेज इन प्रैक्टिस, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंसर्न विद एक्शन स्किल्स एंड प्रैक्टिकल विजडम। एग्जांपल्स क्या है आपके पास? अच्छा, वो आपके पास अरिस्टोटल ने दो तरह से इस नॉलेज को डिवाइड किया है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो हमारे सामने चीज़ें मौजूद हैं, जो हमारे पास स्किल्स हैं। और एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, जिसमें वो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रूथ्स। जैसे इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी है, साइंटिफिक थीरीज हैं, मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हैं, फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यानी जिन पे हम बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनकी सब्जेक्टिविटी। ये प्रैक्टिकल नॉलेज कौन सा है? जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, 2+2=4, जो हमारे सामने मौजूद है। सब्जेक्टिव या थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है कि जिस पे हम, हमारे एक जो माइंड में परसेप्शन बनी होती है, ये चीज़ों की थॉट जो है मौजूद होती है। उसके बाद जी उसने लॉजिक पे भी बात की है, डिफरेंट लॉजिक जिसको हम आगे जाके पढ़ते हैं। डेवलप फॉर्मल लॉजिक एज अ मेथड फॉर एनालाइजिंग एंड एवेलुएटिंग आर्गुमेंट्स। अब उसने, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने एक बात की है, ठीक है, आपने एक बात की है, तो उसको लॉजिकली हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो बात ठीक है? तो इस पे भी एरिस्टोटल बात करता है, जिसको हम अभी आगे डिटेल में देखते हैं। और उसके बाद उसने दो तरह के मेथड इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एक आपके पास क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग है, और एक डिडक्टिव रीजनिंग है। कौन लोग इसको जानते हैं? इंडक्टिव और डिडक्टिव का कौन कौन, किसको इसको पता है जी? अच्छा, इंडक्टिव क्या है कि आपके पास समवन सम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होती हैं, उनसे हम जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। मैं कहता हूं कि आपके पास एवरी क्विज हैज बीन इजी। इसको देखें जरा। देयरफॉर द टेस्ट विल बी इजी। द टीचर यूज पीपीटी इन द लास्ट फ्यू क्लासेस, देयरफॉर द टीचर विल यूज पीपीटी टुमारो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जी असलम और जो अरशद हैं, दे आर ह्यूमंस एंड दे आर ब्लैक। ठीक है। असलम एंड अरशद आर ह्यूमंस, दे आर, क्या है आपके पास? दे आर ब्लैक। तो हम इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लें कि आपके पास एवरी ह्यूमन इज अ ब्लैक। तो क्या ये आपके पास इसमें सच्चाई के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं?
ठीक है। सच्चाई के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं? बहुत कम होते हैं। या तो ये है कि आप आपके पास फिर क्या होता है कि आपने डाटा सेट, यानी लोगों को क्या करना होता है कि नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ पीपल हैं, आपको कम से कम 100 इंडिविजुअल या 1,000 इंडिविजुअल, 1 लाख इंडिविजुअल को जाके देखना पड़ेगा। तो इसी के जो काउंटर में आपके पास आता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होती है? एक स्पेसिफिक कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम अ जनरल थ्योरी। ठीक है। वो कहते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास प्ले गिटार, सैम इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास एंड देयरफॉर सैम प्लेज गिटार। अब वो हम यहाँ पे अगर ये कहते हैं कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले दिस क्लास प्ले गिटार, सैम इज द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, तो हम ये नहीं कह सकते थे कि सैम जो है वो प्ले करता है या नहीं करता। सो इंडक्टिव में क्या होता है कि हम जर्नल से स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डिडक्टिव में हम आपके पास स्पेसिफिक, यानी हमें पहले सच्चाई का पता होता है, उसके बाद हम जाते हैं, उसमें एरर की गुंजाइश जो है वो आपके पास कम होती है। फिर फर्दर जो एरिस्टोटल है उसने डिस्कस किया है आपके पास यूनिवर्सल्स को, और जिसमें वो कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल्स व्हिच आर जनरल कैटेगरीज आर प्रपोज्ड प्रॉपर्टीज शेयर्ड बाय मल्टीपल इंडिविजुअल्स। ही एक्सप्लोर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्सल्स एंड पर्टिकुलर्स, एग्जामिनिंग कैटेगरीज एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो वो कहता है कि कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो सारे इंडिविजुअल्स में कॉमन होती हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में क्या कॉमन है? इनमें कंपैशन है, एम्पैथी है, इस तरह से चीज़ें हैं। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स हैं जो स्पेसिफिक हैं चंद एक लोगों पे। फॉर एग्जांपल हम कुत्ते की बात करते हैं तो बार्किंग इज स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर डॉग। कैट की अपनी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगी, इस तरह दूसरी आपके पास एट्रीब्यूट्स होंगी। सो वो क्या कहता है कि दीज आर सम हाउ यूनिवर्सल्स एंड पर्टिकुलर्स। फिर वो नॉलेज को कहता है कि नॉलेज और वर्चू ये आपस में क्लोजली लिंक्ड हैं। ठीक है जी। जिस तरह से बोथ प्लेटो और जो अरिस्टोटल है इन्होंने मोरालिटी पे बहुत बात की है, एथिक्स पे बात की है, लेकिन वो क्या कहता है कि आपके पास एथिक्स क्या है कि टू सर्विंग द स्टेट और मेकिंग एन आइडियल वर्ल्ड। लेकिन ये कहता है कि जब आप इंडिविजुअल्स अपनी हैबिट्स को अच्छा कर लेते हैं तो वो मिल के सारे अच्छे हो जाते हैं। फिर वो इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ की बात करता है जिसमें विजडम है, अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिकल रीजनिंग है। सो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं इसके थ्योरी ऑफ नॉलेज के या एपिस्टेमोलॉजी के। तीन इसमें आपके पास मेजर चीज़ें हैं। पहली आपके पास क्या है? मॉरल विर्च्यू। एरिस्टोटल कहता है कि आपके पास सच एज करेज, टेम्परेंस टेम्परेंस, जस्टिस आर इंटीग्रल एस्पेक्ट्स ऑफ एथिकल लिविंग, कि हमें हमें करेज भी होनी चाहिए, मॉरल वैल्यूज भी हो जानी चाहिए। सो ही इज ऑल्सो कंसिडर कि ही गेव द फाउंडेशनल बेसिस ऑफ मोरालिटी इन द सोसाइटी। फिर वो कहता है कि इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं? हम हैबिट्स के थ्रू डेवलप कर सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। इसी वजह से आप देखते हैं ना आजकल बार बार आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है चीज़ों की। सो अरिस्टोटल गेव दैट आइडिया ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है जी। फिर इसने जो बात की थी आपके पास अरिस्टोटल ने, इसने कहा क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, मॉरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल आपके पास क्या होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए। इस तरह से नॉलेज को आप अच्छा कर सकते हैं। फिर उसके बाद ही ऑल्सो एडवोकेटेड द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, जिसमें डायलॉग की अप्रोच थी। ठीक है। जिसमें आपके पास जो टीचर था गाइड स्टूडेंट्स थ्रू सोक्रेटिक क्वेश्चन, फॉस्टरिंग इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। फिर उसके बाद एथिकल इंक्वायरी की वो बात करता है कि नेचर ऑफ गुड लाइफ रिक्वायर्स बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल विजडम। इसी वजह से जो आपके पास एरिस्टोटल है इज स्टिल कंसिडर्ड to one of the most relevant philosopher in the field of education, epistemology, ethics, pedagogy, and many other fields, जैसे ऑब्जर्वेशन है, रैशनल इंक्वायरी है, मॉरल कल्टीवेशन है, जो आज भी हमारे पास मौजूद है आपके पास। समराइजिंग द होल डिबेट, अब यहाँ से अब आप इसको समराइज कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल नॉलेज है और एक आपके पास क्या है? थियोरेटिकल नॉलेज है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला जो तीसरा मेजर कंपोनेंट है प्लेटो की फिलॉसफी का, जो अक्सर पूछा भी जाता है, दैट इज सिलोजिज्म। अब जो हम पहले इसको पढ़ भी चुके हैं, इसे हम थ्योरी ऑफ लॉजिक भी कहते हैं। इसको लिख लें जरा, थ्योरी ऑफ लॉजिक। वो कहता है कि इट इज अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट
with two premises and a conclusion such as all humans are mortal, Socrates is a human, therefore Socrates is a mortal. यानी ये वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, अच्छा मैं अच्छा हूँ, मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, तो लिहाजा मैं आपके पास क्या है, इन दोनों आर्ग्यूमेंट से मिला के मैं कोई और बात करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ तमाम इंसान अच्छे होते हैं, तो उसके बाद जो आपके पास तमाम इंसान ब्लैक होते हैं, तो आप कहें अहमद एक इंसान है और वो अच्छा और ब्लैक है। सो हमें पहले ही उसकी सच्चाई का पता होता है, उसके बाद हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये कुछ आपके पास क्या है, फॉर्म्स हैं, 3 फॉर्म्स हैं। ये आपको थोड़ी सी शफकत करनी पड़ेगी, क्रैम करनी पड़ेगी। पहला है बारबरा, जिसमें हम इसको क्या कहते हैं, ए। पहला क्या आपके पास, सारे टाइप करें एक दफा। पहला क्या है, बारबरा। सारे टाइप करें, ठीक है, ऑल ऑफ यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि द सिलोजिस्टिक फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रपोजिशन। वो कहता है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, और ग्रीक्स आर ह्यूमंस, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। इस वजह से क्या होगा कि ए इज इक्वल टू सी। ये समझ आई आपको? इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, तो ए किसके बराबर होगा? सो ये एक मैथमेटिकली उसने आर्ग्यूमेंट्स को समराइज करने की कोशिश की है। सो ऑल ग्रीक्स आर मॉर्टल in this form. If the first two statements are true, the conclusion must also be true, ठीक है। दूसरी इसमें आपके पास आती है क्लेरेंट फॉर्म। वो कहता है दिस फॉर्म इंक्लूड्स यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन फॉलोड बाय टू यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशंस। ये देखें, नो ह्यूमंस आर इमॉर्टल, पहले क्या था, ऑल ह्यूमंस आर इमॉर्टल। इस पहली वाली स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, और दूसरी क्या है आपके पास, नेगेटिव। तो वो कहता है ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमन, ठीक है। तो अब हमने क्या कह दिया, नो ग्रीक्स आर इमॉर्टल, ठीक है। नो ए आर बी, ऑल ए, ऑल बी आर सी, नो ए आर सी। ये समझ आ गई सबको कि हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, नो ह्यूमंस आर इमॉर्टल, ठीक है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। तो इसे जब हम यहाँ पे एक नेगेटिव स्टेटमेंट लेके आएंगे तो इसको हम कहेंगे क्लेरेंट। लास्ट आपके पास आता है जो एग्जांपल है, वो आपके पास जो अफर्मेटिव प्रोपोजिशन है, वो इन्वॉल्व्स यूनिवर्सल प्रोपोजिशन एंड पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन। जैसे ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमंस, एंड सम ग्रीक्स आर क्या है, मॉर्टल। सो हम क्या करते हैं, उसको स्पेसिफाई कर लेते हैं, जिसको हम इंडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है जी। अब जरा लिखें इसमें, पहले में हमने क्या लिखा था, अच्छा ये जो लास्ट है इसका है डारी, ठीक है, ये मिस हो गया था, मैंने अभी चेक किया है, ठीक है, डारी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब लास्ट में हम क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन में क्या है कि अब प्लेटो और एरिस्टोटल का कंपैरिजन कर लेते हैं। प्लेटो की जो थ्योरी है, इट रिवॉल्व अराउंड थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जिसमें वो कहता है कि एक चेंजिंग वर्ल्ड होती है और दूसरी आपके पास क्या होती है, एक एथर्नल वर्ल्ड होती है, जिसे आइडियाज की कहते हैं। वो कहते हैं कि दीज फॉर्म रिप्रेजेंट द ट्रू एसेंस ऑफ थिंग्स, द फिजिकल वर्ल्ड इज सीन एज इम्परफेक्ट कॉपी। एरिस्टोटल क्या कहता है, थ्योरी ऑफ फॉर्म को क्रिटिसाइज करता है और अपना एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड कहता है। वो किस तरह बात करता है, वो सब्सटेंस की बात करता है, एसेंस की बात करता है, एक्चुअलिटी की बात करता है, पोटेंशियलिटी की बात करता है, कैजुअलिटी की बात करता है, थ्योरी ऑफ कॉजेशन की बात करता है। फिर उसके बाद कहता है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है
and believed that knowledge could be gained through observation and empirical investigation. Secondly, Plato क्या कहता है कि वो epistemology या true knowledge is not derived from sensory experiences. वो कहता है कि जो innate knowledge होता है उसको हम rationalism के थ्रू रिकलेक्शन थ्योरी है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं। यही बात की थी ना प्लेटो ने, यही बात की ना प्लेटो ने, ठीक है। सो एरिस्टोटल क्या कहता है कि एम्पेरिकल जो ऑब्जर्वेशन है, लॉजिकल रीजनिंग, बोथ जो है उसका किरदार होता है, और एम्पेरिकल जो रीजनिंग है उसका आपके पास क्या होता है, ज्यादा किरदार होता है। ही रिजेक्टेड द नोशन ऑफ इननेट आइडियाज एंड आर्ग्यूड दैट ट्रू नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड द यूज ऑफ सेंसेस। फिर उसने फॉर्म्स की बात की थी, लेकिन इसने किसकी बात की थी, यूनिवर्सल की बात की थी। प्लेटो बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांसेंडेंट फॉर्म्स आर आइडियाज जो इटर्नल है, अनचेंजिंग एंड यूनिवर्सल है। These forms are the ultimate reality and provide the basis for understanding the world of appearances. While Aristotle जो है वो rejected the notion of transcendent forms and instead proposed the concept of universals. He argued that universal exist in individual things as their essence and forms, again वही बात है, and that knowledge of the universal is acquired through abstraction from a particular instances. फिर इनका politics भी है। एरिस्टोटल ने फिलोसफर किंग की बात की थी, उसमें हायरार्किकल सोसाइटी है उसकी बात की थी, जबकि आपके पास जो जो प्लेटो ने वो बात की थी, और एरिस्टोटल ने बात की थी प्रैक्टिकल एंड एम्पेरिकल अप्रोच टू गवर्नेंस। जो आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करता है, गवर्नमेंट की बात करता है, प्रैक्टिकल एंड ऑर्गेनिक कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट की बात करता है, जिसमें वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। डेमोक्रेसी होगी तो एरिस्टोक्रेसी होगी, ओलिगार्की होगी, उसके बाद मोनार्की होगी, डेस्पोटिज्म होगा। सो इस तरह से इनके दरमियान क्या है, डिफरेंस है। सो ये था, दैट वाज ऑल अबाउट अरिस्टोटल। अब आपने एक काम ये करना है कि जो आपके पास, मैं आपको उसकी सोल्यूशन भी पास पेपर का दे सकता हूँ, लेकिन आप चाहे चैट चैट जीपीटी पे जाएं, कहीं से भी ना, आपने जो पास पेपर हैं उनके क्वेश्चंस की आउटलाइन बनानी है, और कल आपने मुझे बताना है कि कोई आपको मुश्किल बात तो नहीं लगी। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं विद नेक्स्ट। अब मैं अभी एक एक फिलोसफर करवा रहा हूँ, नेक्स्ट हम जब आगे जाएंगे, जब आसान हो जाएंगी चीज़ें, तो हम दो दो फिलोसफर्स को इंशाल्लाह करेंगे जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।